हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। फ्लड रूटिंग, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की सारी बातें हमने डिटेल में कर चुकी हैं। फ्लड क्या होता है, फ्लड फ्रीक्वेंसी क्या है, रिटर्न पीरियड क्या होता है, रिटर्न पीरियड के बाद आपका फ्लड एस्टिमेशन, मतलब हमने जो फ्लड रूटिंग की बात करी, मस्किंगम मेथड, हाइड्रोलॉजिक रूटिंग, हाइड्रोलिक रूटिंग, ये सारी बातें हमने एकदम डिटेल में देखी, प्लस रिस्क और रिलायबिलिटी को भी डिटेल में समझा। इन सारी चीजों से, इस सारे कंसेप्ट से रिलेटेड गेट में पीवाईक्यूज किस तरीके के पूछे गए हैं, चलिए जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। गेट 22 का क्वेश्चन है आपके पास, ये गेट 22 मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके पास। मैच द कॉलम, कॉलम एक्स और कॉलम वाई, दो कॉलम्स आपको दे रखे हैं और इसमें से आपको एक्स और वाई को आपस में मैच करना है। जैसे सबसे पहला इस साइड में कॉलम एक्स में देखें, सबसे पहले आपको लिखा मिल रहा है हॉटन्स इक्वेशन। हॉटन्स इक्वेशन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हॉटन्स इक्वेशन तो जो है दैट इज रिलेटेड टू द इन्फिल्ट्रेशन। हॉटन्स इक्वेशन इज रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, कोई बात नहीं। इसका मतलब P इज रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, P इज रिलेटेड टू 4, P इज रिलेटेड टू 4। मैंने आपसे पहले भी बोला था, कभी भी मैच द कॉलम या इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो ऑप्शंस को हटाना सीखिए। ऑप्शंस हटाना सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। ऑप्शंस को हटाइए तो P के लिए ये साफ साफ दिख रहा है, आगे मैं जा ही नहीं रहा अभी, मैं तो बोल रहा हूं भाई P, मैंने हॉटन इक्वेशन देखी, तुरंत मेरे दिमाग में आया F इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस के टी। ये बात हम करते थे इन्फिल्ट्रेशन में। तो हॉटन्स इक्वेशन इज रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, दैट मीन्स P इज रिलेटेड टू 4। P इज रिलेटेड टू 4 मतलब B ऑप्शन और D ऑप्शन खत्म हो गया। दो ऑप्शन हट गए सिर्फ पहले से ही। जैसे ही मैंने पहला मैच द कॉलम किया, मैंने मेरे ऑप्शन से दो बी और डी ऑप्शन हटा दिए। आगे बढ़ते हैं। पेनमैन मेथड होती है इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए। मैंने आपको कहीं पर किसी लेक्चर में कुछ इवेपोट्रांसपिरेशन की मैथमेटिकल मेथड्स के नाम बताए थे, ब्लेने-क्रिडल मेथड, पेनमैन मॉन्टीथ मेथड, उसके अलावा आपका FAO 24, FAO 56, ये कुछ मेथड्स के नाम मैंने बताए थे। तो पेनमैन इज रिलेटेड टू इवेपोट्रांसपिरेशन। पेनमैन मेथड जो है दैट इज रिलेटेड टू इवेपोट्रांसपिरेशन, है ना भैया। पेनमैन इज विथ इवेपोट्रांसपिरेशन। Q का 3, Q का 3, अभी भी A और C ऑप्शन है क्योंकि यहां पर भी P का 4, P का 4 है, Q का 3 है, Q का 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेदिस फॉर्मूला, जब हम स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट पढ़ रहे थे तो स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट को पढ़ने के दौरान मैथमेटिकल फॉर्मूले या मैथमेटिकल मॉडल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमने चेदिस फॉर्मूला और मैनिंग्स फॉर्मूला के रूप में देखा था। तो चेदिस फॉर्मूला और मैनिंग्स फॉर्मूला मुझे वेलोसिटी कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। चेदिस एंड मैनिंग्स फॉर्मूला आर यूज्ड फॉर द वेलोसिटी कैलकुलेशन। तो चेदिस फॉर्मूला विल मैच विथ द फ्लो वेलोसिटी, मतलब R का 5, R का 5, P का 4, Q का 3, R का 5, P का 4, Q का 3, R का 2, खत्म हो गया, C ऑप्शन भी खत्म। द करेक्ट आंसर इज A ऑप्शन। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हालांकि अपन डिस्कस करेंगे सब, लेकिन आप देखिए मैच द कॉलम या इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आए तो आपका पहला काम होना चाहिए टू रूल आउट द रॉन्ग ऑप्शंस। गलत ऑप्शंस को हटाना सीखिए। एक बार अगर आपको गलत ऑप्शंस हटाते बन गए तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। खैर चलिए आगे भी बढ़ते हैं। लेसीज थियरी और डिकेंस फॉर्मूला, ऑल्दो अभी ना ही आपने लेसीज थियरी पढ़ी है ना ही डिकेंस फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि लेसीज थियरी तो आप बात करेंगे जब आप इरिगेशन इंजीनियरिंग में कैनाल डिजाइन की बात करते हैं। लेसी इज एक्चुअली यूज फॉर द डिजाइन ऑफ द कैनाल सिस्टम। तो डिजाइन ऑफ द एलुवियल चैनल के लिए लेसीज थियरी यूज होता है, वो आपके हाइड्रोलॉजी में नहीं है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन योर इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो लेसीज थियरी इज रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल्स। एंड डिकेंस फॉर्मूला लास्ट बच रहा है आपके पास। जो डिकेंस फॉर्मूला है दैट इज फॉर मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। डिकेंस फॉर्मूला क्या होता है, रीव्स फॉर्मूला क्या है, ये सारी बातें आगे करेंगे हम लोग। आगे अभी कुछ और चीजें छोटी छोटी कुछ और चीजें हाइड्रोलॉजी में है जिसको हम आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए यही बैठ रहा होगा। लेसीज थियरी S का 1,
डिकेंस T का 2, T का 2, तो द करेक्ट आंसर इज योर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे रूल आउट हो चुके हैं। पहले बी और डी ऑप्शन तो पहले हॉटन इक्वेशन से ही खत्म हो गए थे। सी ऑप्शन रूल आउट करने के लिए मुझे चेजिस तक आना पड़ा, तो सी ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। करेक्ट आंसर आपके पास बचा ए ऑप्शन कि हॉटन्स इक्वेशन इज रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन, पेनमैन मेथड इज फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन, चेजिस फॉर्मूला इज फॉर द फ्लो वेलोसिटी, लेसीज थियरी इज फॉर द डिजाइन ऑफ द चैनल सिस्टम या कैनाल, एंड डिकेंस फॉर्मूला इज द फॉर द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। डिकेंस वगैरह अभी मैं बात करूंगा आगे। डिकेंस फॉर्मूला, रीव्स फॉर्मूला, इंग्लिश फॉर्मूला, रैशनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्लड डिस्चार्ज, बात होगी अभी, उसकी चिंता मत करिए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर हैविंग अ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ n years is designed by considering a flood of a written period t years। एक फ्लड स्ट्रक्चर है जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ n years की है और इसको मैंने डिजाइन किया है रिटर्न पीरियड ऑफ t years के लिए। When t is equal to n, t और n बराबर है और n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, द रिस्क विल बी इक्वल टू, रिस्क मुझे पता है क्या होता है, पता है कि नहीं? रिस्क का मतलब रिलायबिलिटी पता है, रिस्क पता है मुझे। रिस्क का फॉर्मूला क्या है? तो उसके लिए मैं रिलायबिलिटी के फॉर्मूले पे जाता हूं। रिलायबिलिटी का फॉर्मूला है 1 - 1/t रेज़ टू पावर n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलायबिलिटी। बोलो भाई। रिलायबिलिटी का फॉर्मूला इज 1 - 1/t रेज़ टू पावर n, और जो रिस्क होता है दैट इज इक्वल टू रिलायबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस रिलायबिलिटी। तो रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस रिलायबिलिटी। रिस्क विल बी इक्वल टू 1 माइनस रिलायबिलिटी। यही है कि नहीं फॉर्मूला? अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास रिस्क का आया, ये जो फॉर्मूला मेरे पास रिस्क का आया, यहां पर वो एक स्पेशल केस बोल रहा है कि t और n बराबर है और n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। t और n बराबर है when t is equal to n and n tends to infinite, और तो पूछ रहा है रिस्क कितना होगा। रिस्क का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, मिल क्या चुका है ही मेरे पास फॉर्मूला। रिस्क का फॉर्मूला मेरे पास है 1 - 1/t रेज़ टू पावर n। वो बोल रहा है गिवन दैट, गिवन है कि t इज इक्वल टू n है और n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो रिस्क जो होगा दैट विल बी 1 - 1/n की पावर n, 1 - 1/n रेज़ टू पावर n, ऐसे कुछ हो जाएगा। और n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब जरा यहां पर क्लास 12th के डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पहला पार्ट होता था लिमिट्स, उस पे थोड़ा सा आगे आइए जरा। आपको याद होगा आप कुछ इस तरीके का लिमिट कैलकुलेट किए हुए हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 1/x रेज़ टू पावर x, किए हैं कि नहीं किए हैं? क्लास 12th में RD शर्मा RS अग्रवाल की किताब में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 1/x रेज़ टू पावर x। मैं ये सब सॉल्व नहीं करूंगा, एल हॉस्पिटल वगैरह लगा के यू कैन सॉल्व दिस टर्म। ये वैल्यू आती थी 1/e के बराबर। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ 1 - 1/x रेज़ टू पावर x, द वैल्यू फॉर दिस लिमिट इज इक्वल टू 1/e। अब ये कहां से आया, कैसे आया? इसके लिए लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब क्लास 11वीं की किताब में, थोड़ा 12वीं की किताब में जाके थोड़ा सा रिवाइज करिए डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये 1 - 1/x की पावर x, अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो द लिमिट इज 1/e। ये भी तो वही है, 1 - 1/n रेज़ टू पावर n एंड n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, so the risk will be equal to 1 - 1/e।
1 माइनस 1/e, एंड e की वैल्यू कितनी होती है, या तो डायरेक्टली कर लीजिए 1 माइनस कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय e, ये आ रहा है 0.6321, 0.6321। ये e कैसे सॉल्व होता है पता है? e नहीं पता है तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर नहीं पता है ये सारी चीजें e क्या होता है, तो आप एक काम करिएगा, याद रख लेना कहीं पर भी e की वैल्यू 2.71 होती है, कर लो याद। जिनको कैलकुलेटर चलाते आता उनके लिए नहीं, जिनको नहीं आता है e वगैरह यूज करते उनके लिए सीधा सिंपल था देसी हिसाब, e इज इक्वल टू 2.7 याद रख लीजिएगा, 2.71। ये कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, दिस इज द मेन वैल्यू ऑफ e, ये e की वैल्यू होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2.71 होती है, वो डाल दीजिएगा यहां पे। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2.71, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2.71, सॉल्व कर लीजिए, आएगा 0.63 के बराबर, that is 0.63, that is the risk is 63.21%. The risk for this structure is 61.21%. ऑप्शन वाला था कि fill in the blanks था? fill in the blanks था। The correct answer is the risk is 63.21%। बस आपको जो इस क्वेश्चन में याद रखना है वो ये है कि 1 माइनस 1/t रेस्ट पावर n, क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि t की वैल्यू n के बराबर है और n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो रिस्क हमारे पास ये था t n के बराबर, n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा था, तो कुछ ऐसा आया 1 माइनस 1 अपॉन n रेस्ट पावर n। और क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो क्लास 12th की मैथ्स डिफरेंशियल कैलकुलस ये लिमिट हमने खूब पढ़ा हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/x रेस्ट टू पावर x, एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे और वो 1/e के बराबर आ जाता था। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कई बार याद रखे होंगे आपने। तो 1 माइनस 1/x रेस्ट टू पावर x व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट लिमिट इज इक्वल टू 1/e। x की जगह पे मुझे यहां पे n है, 1 माइनस 1 अपॉन 1/n रेस्ट टू पावर n, एंड n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ब्रैकेट वाली चीज आ गई 1/e, तो रिस्क बचा आपके पास 1 माइनस 1/e, दैट इज 0.6321, एंड दैट इज 63.21 इज द करेक्ट आंसर। तो इस स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए जो रिस्क है मेरे पास वो कितना है, 63.21% का। क्लियर? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। गेट 2020 का क्वेश्चन आपके लिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ 50-year फ्लड may not occur at all during 25 years life of a project rounded off to 2 decimal place। क्वेश्चन पढ़ के डेफिनेशन याद आई जो हमने रिलायबिलिटी पढ़ा था। रिलायबिलिटी क्या था? इट वॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ अ इवेंट 0 times in n years। बकायदा मैंने आपको पूरा डिराइव करके बताया है रिलायबिलिटी। क्या पूछ रहा है ये? The probability that a 50-year flood, मतलब 50-year रिटर्न पीरियड वाला फ्लड may not occur at all in 25 years of the design life। रिलायबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी हमारी? इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्लड या अ इवेंट विल नॉट ऑकर ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ ऑफ द पीरियड। यही था। हमने क्या निकाला था उसके लिए? हमने निकाला था, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, PRN, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ अ इवेंट R टाइम्स इन n years was equal to CNR P raised to power R into Q raised to power n minus R। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्लड टू ऑकर 0 टाइम्स इन n years। तो हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था P0n, ये बन जाएगा CN, R की जगह पे 0 रख देंगे, P की वैल्यू P की पावर 0 और Q की पावर n माइनस 0, दैट मीन्स n। ऐसे किए थे। CN0 कितना होता है? इट इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। p रेस्ट पावर जीरो, एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो इज 1, और q क्या होता था भाई 1 माइनस 1 बाय टी रेस्ट पावर n। तो ये क्या आ गया मेरे पास p 0n, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट 0 टाइम्स इन n ईयर्स। यही तो पूछ रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट द 50 ईयर फ्लड मे नॉट ऑकर, देखिए नॉट को इन्होंने खुद ही बोल्ड से लिखा हुआ है, मे नॉट ऑकर एट ऑल ड्यूरिंग द 25 ईयर्स। आने वाले 25 साल में 50 ईयर के रिटर्न पीरियड वाला फ्लड एक बार भी नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यही तो है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये 1 बचा कितना आपके पास 1 माइनस 1 बाय टी रेस्ट पावर n। तो मेरे पास आ गया p0n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय टी रेस्ट पावर n, और इसी को मैंने क्या कहा था रिलायबिलिटी। तो इनफैक्ट आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा है टू कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। डायरेक्टली रिलायबिलिटी वर्ड ना देके उसने रिलायबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी है यहां पर कि द फ्लड मे नॉट ऑकर ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ। टी की वैल्यू आपके पास है, दिस इज टी, दिस इज एन, पुटअप करिए आंसर आ जाएगा। टी इज 50, एन इज 25, तो इट विल बी 1 माइनस 1 बाय 50 raised to power 25. T was 50 return period and the design life of the structure was 25. तो ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 माइनस 1 बाय 50 है, मतलब 49 बाय 50 हो गया। 49 डिवाइडेड बाय 50 रेस्ट टू पावर 25, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.6034। परसेंटेज में चाहिए तो 60.34%। दिस इज द रिलायबिलिटी। इतना भरोसा है मुझे, इतने परसेंट भरोसा है कि मेरे स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ के दौरान 50 साल के रिटर्न वर्क पीरियड वाला फ्लड एक बार भी नहीं आएगा। यह भरोसा है। भरोसा टूटने की संभावना कितनी? अगर इतने परसेंट भरोसा है कि नहीं आएगा तो भरोसा टूटने की संभावना कितनी? 100 माइनस 60.34 या 1 माइनस 0.6034। हालांकि पूछा तो आपसे रिलायबिलिटी ही गया था, लेकिन यह भरोसा था कि आपके स्ट्रक्चर के डिजाइन लाइफ के दौरान फ्लड नहीं आएगा। तो द आंसर इज 60.34। परसेंटेज में पूछा है कि डेसिमल में पूछा है? डेसिमल में पूछा है, तो इसका आंसर लिख देंगे आप 0.6034। अगर इसी में पूछ लेता कि भरोसा टूटने की संभावना बताइए, दैट मींस ही विल आस्क द वैल्यू ऑफ रिस्क। भरोसा इज रिस्क, रिलायबिलिटी भरोसा टूटना इज रिस्क, तो इट इज 1 माइनस रिलायबिलिटी, तो इट इज 1 माइनस 0.6034 माइनस 1 कर दें इससे, तो इट इज 0.3965, दैट इज 39.65%। 39.65% चांसेस है कि भरोसा टूटेगा। भरोसा टूटेगा मतलब डिजाइन लाइफ के दौरान में इतनी इंटेंसिटी का फ्लड एक बार तो आ ही जाएगा, और इतनी इंटेंसिटी का फ्लड डिजाइन लाइफ के दौरान एक बार भी नहीं आएगा। उसके लिए कितना भरोसा है आपके पास? 60% भरोसा है आपको कि ऐसा नहीं होगा, 39% भरोसा है कि ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो आपसे यहां पर रिस्क रिलायबिलिटी पूछा था, तो रिलायबिलिटी विल बी 0.6034। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2020 मस्किंगम मेथड, पिछला ही लेक्चर था जिसमें हमने मस्किंगम मेथड का एक सैंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, और उससे पहले मस्किंगम मेथड को डिफाइन भी किया था। हमने जब रूटिंग पढ़ी थी तो रूटिंग हमने दो तरीके की बोली थी। द फर्स्ट वाज द हाइड्रोलॉजिक रूटिंग एंड द सेकेंड वन वाज द हाइड्रोलिक रूटिंग। हाइड्रोलॉजिक रूटिंग में वी यूज द कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंड हाइड्रोलिक रूटिंग में वी यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन एज वेल एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर मस्किंगम मेथड जो होती थी दैट वाज द केस ऑफ हाइड्रोलॉजिक रूटिंग, तो यही तो पूछा है। तो मस्किंगम मेथड इज हाइड्रोलॉजिक रिजर्वायर रूटिंग, हाइड्रोलॉजिक चैनल रूटिंग, हाइड्रोलिक रिजर्वायर रूटिंग, हाइड्रोलिक चैनल रूटिंग। हाइड्रोलिक वर्ड तो नहीं ही आएगा, हाइड्रोलिक वर्ड तो नहीं आएगा। अब ये चैनल रूटिंग है कि रिजर्वायर रूटिंग? अरे चैनल की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रीम की बात कर रहे थे, तो आंसर विल बी हाइड्रोलॉजिक चैनल रूटिंग।
ठीक है, कभी भी वन लाइनर क्वेश्चन आए ना तो ऑप्शंस को हटाना सीखिए। जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था मैच द कॉलम वाला, उसमें पहले ही लिस्ट में जो पहला नाम था उससे ही 2 ऑप्शन खत्म हो गए थे आपके, और उसके बाद जब दूसरा नाम पढ़ा तो तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया, फाइनली आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर मिल गया था। तो हमेशा जो भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आए उसमें आप ऑप्शंस हटाइए, ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर पे आप पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इज रूटेड थ्रू अ रिजर्वायर टू प्रोड्यूस अ आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। मस्किंगम इनफ्लो हाइड्रोग्राफ था, उससे आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ बनाया था। द पीक फ्लो फॉर द इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इज P1 एंड द टाइम टू पीक इज T1. The peak flow of the outflow hydrograph is PO and the time to the occurrence of the peak is TO. P1 PO T1 TO में रिलेशन पूछा था, याद करो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमने 2 हाइड्रोग्राफ बनाए थे, इनफ्लो हाइड्रोग्राफ और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। ये बना था मेरा कुछ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ और उसके बाद ये बनाया था मैंने एक आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ। इनफ्लो हाइड्रोग्राफ का पीक, इसको मैंने QI नाम दिया था शायद हमारे डिस्कशन में, और इनफ्लो हाइड्रोग्राफ के टाइम को जब पीक आया था इसको मैंने TI नाम दिया था। आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का जो पीक आपको मिला था, आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ के पीक को मैंने QO नाम दिया था और टाइम टू पीक को मैंने TO नाम दिया था। नाम कुछ भी दे दो आप, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। और इसके बीच का रिलेशन बताया था, और रिलेशन बताते समय भी मैंने बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके गेट में पूछा जाता है। QI will be greater than QO and TI will be less than TO। बकायदा लिखवाई थी ये बात आपको मैंने। तो यही चीज यहां पर है, Q की जगह पे इन्होंने P बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये PI है, ये PO है, कौन ज्यादा होगा, आई वाला ज्यादा होगा ना। इनफ्लो वाला डिस्चार्ज ज्यादा होगा आउटफ्लो वाले से, तो क्यू की जगह पे उन्होंने पी लिख दिया। कोई स्टैंडर्ड वो थोड़ी है कि क्यू ही लिखना है आपको, आपका मन करे ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, जेड लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। कंसेप्ट पता होना चाहिए, इनफ्लो वाला डिस्चार्ज आउटफ्लो वाले डिस्चार्ज से ज्यादा होगा। तो पी आई इज ग्रेटर देन पीओ, और इनफ्लो हाइड्रोग्राफ के पीक आने में जो टाइम लगेगा वो आउटफ्लो से पहले आ जाएगा, मतलब टी आई विल बी लेस देन टी ओ। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डी ऑप्शन। पी आई ग्रेटर देन पी ओ एंड टी आई लेस देन टी ओ। क्लियर। चलिए for the routing of flood in a given channel using the Muskingum method, two of the routing coefficients C0 and C1 are given to you। आपसे पूछ रहा थर्ड कोफिशिएंट कौन कितना होगा। याद करिए, हमने C0 का फॉर्मूला लिखा था K माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी, और न्यूमरेटर में था माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी। C1 का फॉर्मूला लिखा था K माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी, और न्यूमरेटर में था के एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी। और C2 का फॉर्मूला हमने लिखा था K माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी और K माइनस के एक्स माइनस 0.5 डेल्टा टी। ये फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं वो भी मैंने आपको बताया था। फिर एक बात और बताई थी, इनफैक्ट डिराइव करके बताया था कि C0, C1, C2 इंडिविजुअली निकालना है तो ऐसे खतरनाक फॉर्मूले हैं, लेकिन C0, C1, C2 के बीच में एक रिलेशन भी तो हमने डिराइव किया था कि भाई C0 प्लस C1 प्लस C2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। C0 प्लस C1 प्लस C2 हमेशा 1 के बराबर होगा। मैंने बकायदा डिराइव करके आपको ये सारी वैल्यूज पुटअप करके छोटा सा डेरिवेशन करके बताया था, और स्पेशली लिखा था वहां पर
कि C0 प्लस C1 प्लस C2 हमेशा 1 के बराबर रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ K, X एंड डेल्टा T। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन में है क्या। अगर आपको यह रिलेशन पता है कि C0 प्लस C1 प्लस C2 1 होता है, आपको इन फॉर्मूले में जाने की जरूरत ही नहीं है। C0 दे रखा है, C1 दे रखा है, C2 पूछा है। ये इक्वेशन में C0 और C1 डाल दोगे तो C2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बस खत्म। C0 कितना है -0.25, C1 कितना है 0.55 प्लस C2 is equal to 1. So from here you can calculate the value of C2. It will be 1.25 minus 0.55. It is 0.7. खत्म। The answer is 0.7. आपको इन फॉर्मूलों में जाने की जरूरत, क्यों जाओगे इस फॉर्मूले में भाई, और क्या ही कर लोगे इस फॉर्मूले में जाके, क्या निकाल पाओगे आप। C0 और C1 की वैल्यू डालोगे, K, X, डेल्टा T में कोई रिलेशन निकालोगे, फिर उसको यहां ले जाके यहां पे डालोगे। इतनी मेहनत क्यों करनी है। अगर आपको C0, C1, C2 के बीच का रिलेशन पता है तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो गेट में आया था, इसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। C0 C1 पता है प्लस C2 इज इक्वल टू 1 होता है, 2 वैल्यूज पता थी, C2 निकाल लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो द करेक्ट आंसर विल बी 0.7। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A culvert is designed for a flood frequency of 100 years and a useful life of 20 years. Flood frequency of 100 years, that means the return period is given to you as 100 years. And the design life, useful life मतलब design life is 20 years. The risk involved in the design of the culvert, culvert मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, छोटा सा ब्रिज जो होता है, that is culvert, पुलिया जिसको कहते हैं। तो कल्वर्ट के लिए रिस्क कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द रिस्क फॉर द कल्वर्ट। कर सकते हैं सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। वी नो दैट द रिस्क इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय टी रेज़्ड टू पावर एन। बकायदा डिराइव किया है रिस्क और रिलायबिलिटी वाले टॉपिक पे हमने। टी पता है, एन पता है, डालो आंसर निकलेगा। तो दैट विल बी 1 माइनस 1 बाय 100 रेज़्ड टू पावर 20। तो ये ब्रैकेट के अंदर देखिए तो ये 99 बाय 100 बन जाएगा, मतलब 0.99। तो 1 माइनस 0.99 रेज़्ड टू पावर 20, तो इट इज 0.1820। इट इज 0.1820। परसेंटेज में पूछा है तो इट विल बी 18.20%। This is your answer, 18.20%। यही तो क्वेश्चन था भाई। आपको फ्लड फ्रीक्वेंसी मतलब रिटर्न पीरियड दे दिया, यूजफुल लाइफ मतलब डिजाइन लाइफ दे दिया, रिस्क पूछा है। रिस्क हमको पता है 1 माइनस 1 बाय टी रेज़्ड टू पावर एन। फॉर्मूला डिराइव किया है हमने, ये रिस्क का मतलब डिटेल में समझा था, फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर आ गया 18.20। परसेंटेज में पूछा था इसलिए। चलिए फिर से देखिए, मैच द कॉलम है। हाइड्रोलॉजिक रूटिंग एंड हाइड्रोलिक रूटिंग। बकायदा मैंने आपको हाइड्रोलॉजिक रूटिंग और हाइड्रोलिक रूटिंग का डिफरेंस, कंटेक्स्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक समझाया था। हाइड्रोलॉजिक रूटिंग सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व करती है कंटिन्यूटी इक्वेशन को। तो हाइड्रोलॉजिक रूटिंग विल डील ओनली विद द कंटिन्यूटी इक्वेशन। हाइड्रोलॉजिक रूटिंग जो आपकी है ये सिर्फ डील करेगी कंटिन्यूटी इक्वेशन से, और जो आपकी हाइड्रोलिक रूटिंग है, दैट विल डील विथ कंटिन्यूटी इक्वेशन प्लस मोशन इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर मोशन तो लिखा ही नहीं। अरे मोमेंटम तो लिखा है,
मोमेंटम भी तो वही चीज है। तो हाइड्रोलॉजिक रूटिंग के लिए क्या हुआ? हाइड्रोलॉजिक रूटिंग के लिए क्या होगा? हाइड्रोलॉजिक रूटिंग विल डील ओनली विथ कंटिन्यूटी इक्वेशन, मतलब P के लिए तो 1 रहेगा सिर्फ, और Q के लिए 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। P के लिए 1, Q के लिए 1 एंड 2, P के लिए 1, Q के लिए 1 एंड 2, बी ऑप्शन। एनर्जी इक्वेशन का यूज नहीं होता है कहीं भी, वी नेवर यूज एनर्जी इक्वेशन, कहीं पर भी एनर्जी इक्वेशन यूज नहीं की जाती है। क्लियर? तो ये हो गई आपकी, बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है हमने ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The reservoir with the uncontrolled spillway, the peak of the plotted outflow hydrograph will lie outside the plotted inflow hydrograph, lie on the recession limb of the plotted inflow hydrograph, lies on the peak of the inflow hydrograph, is higher than the peak of the plotted hydrograph। याद करिएगा, मैंने जब recession limb वगैरह की बात की थी आपके साथ, ये बात मैंने आपको बकायदा बताई थी। ये मेरा इनफ्लो हाइड्रोग्राफ बना था, ये मेरा आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ बना था। आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का पीक हमेशा इसके रिसेशन लिम्ब पे लाई करता है, बताया था, बस वही तो है। इट लाइज ऑन दी रिसेशन लिम्ब ऑफ द प्लॉटेड इनफ्लो हाइड्रोग्राफ। जो भी इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है उसके रिसेशन लिम्ब पे आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ का पीक लाई करेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द मस्किंगम मॉडल ऑफ रूटिंग अ फ्लड थ्रू द स्ट्रीम रीच इज एक्सप्रेस्ड एज O2 is equal to K0 I2 प्लस K1 I1 प्लस K2 O1। Q की जगह पे O लिख दिया है, C की जगह पे K लिख दिया है, कोई फर्क? ये जो इक्वेशन लिखी है ये कोई नई चीज नहीं लिखी है रे भाई। इसमें हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी? Qn इज इक्वल टू C0 IN प्लस C1 IN माइनस 1 प्लस C2 QN माइनस 1। पढ़े थे कि नहीं रे भाई? Q को इन्होंने O लिख दिया, आपका मन करे आप X लिख के आना, आपका मन करे आप L लिख के आना, आपका मन करे आप N लिख के आना, कौन पकड़ लेगा आपको इसमें? कोई नहीं ना, ये आपका मन है यार। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं कर सकते हो। आपका जो मन आए 26 अल्फाबेट में से वो अल्फाबेट लिख दो। हाँ, बस ये स्पेसिफाई कर दो कि ये जो मैंने लिखा है ये इसको डिनोट कर रहा है, कोई गलत नहीं करेगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि डिस्चार्ज को क्यू से ही लिखोगे, क्यू के अलावा कुछ और लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, कहीं नहीं है ऐसा। ये तो एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि डिस्चार्ज क्यू से लिखाता है तो क्यू से लिख रहे हो आप। कल आप बहुत बड़े इंसान बन जाओ, आप क्यू की जगह पे आप बोलो मैं बी से लिखूंगा डिस्चार्ज को, तो कोई गलत नहीं बोलेगा। हाँ, बस आप स्पेसिफाई कर देना कि इन दिस इक्वेशन बी डिनोट्स डिस्चार्ज, कोई गलत नहीं करेगा। टेक्निकल में इतना ज्यादा नहीं होता है दिक्कत। इंजीनियरिंग और आर्ट्स और कॉमर्स में यही डिफरेंस होता है कि यहां पर हमारा मेन मकसद लॉजिक का होता है, उन लोगों के लिए रटना होता है थियरी, वो लाइन की लाइन रट के जाते हैं, हमको नहीं करना ये काम। एज अ इंजीनियर हमारा काम रटने का नहीं होता है, हमको जो मन आए हम वो कर सकते हैं पढ़ाई में, ठीक है। तो Q की जगह पे इन्होंने O लिखा है, ये O2 की बात कर रहे हैं, मतलब Q2 निकाला है ना इन्होंने, तो Q2 कितना होगा? C0 I2 प्लस C1 I1 प्लस C2 Q1, यही तो लिखा है इन्होंने। Q2 इज इक्वल टू C की जगह K लिख दिया, फिर रिपीट कर रहा हूं Z लिख के आना तुम, क्या दिक्कत है? Q2 is equal to C0 I2 plus C1 I1 plus C2 Q1, where K0, K1, K2 are the routing coefficient for the concerned reach. I1, I2 are the inflow to the reach and O1, O2 are the outflow from the reach corresponding to time step 1 and 2 respectively। अरे बाप, इतना लंबा चौड़ा लिख के सीधा पूछ रहा है K0, K1, K2 का एडिशन कितना होगा रे भाई। मैं तो सोचा कुछ और ही पूछ रहा होगा। क्या मतलब है ऊपर जो लिखा उसका? अगर आप ये लास्ट लाइन ही देख लो, K0, K1 प्लस K2 का वैल्यू कितना होता है? अरे C0, C1, C2 का वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है कि नहीं रे भाई? इतना लंबा चौड़ा लिख के क्या ही पूछा इसने?
C0 प्लस C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर। हो गया आंसर। जितना टाइम क्वेश्चन पढ़ने में नहीं लगा उसके 1/10 टाइम में तो ऑप्शन आ गया मेरे पास। बशर्ते आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो देख के ही छोड़ देगा आदमी, पता नहीं क्या लिख दिया है O2 K2 I2 A2। समझे बात को? तो इसमें आपसे पूछा गया था K0 प्लस K1 प्लस K2 की वैल्यू, मैंने उसको C0 प्लस C1 प्लस C2 से पढ़ा। इनका मन किया था K0 K1 K2 लिखने का। और देखो एक चीज और, इन्होंने O2 O1 लिखा है तो इन्होंने स्पेसिफाई किया यहां पर कि O2 O1 क्या है, K0 K1 K2 क्या है। वही मैंने आपसे बोला था कि जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड नोटेशन पे ही स्टिक होना है, हमको कुछ भी लिख के आप आ सकते हो। तो इस पूरे इतने लंबे चौड़े काम में आखिरी चीज तो सिर्फ इन्होंने पूछी थी K0 K1 प्लस K2 कितना होता है। अभी 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था मैंने, C0 प्लस C1 प्लस C2 1 के बराबर होता है। द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। अभी कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ और क्वेश्चंस जो कि फ्लड और फ्लड रूटिंग से पूछे गए हैं आपके गेट में, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।